कहीं पुलिस की गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। कहीं किसी राजनीतिक कार्यकर्ता पर हमले की खबर। इसकी शुरुआत कई साल पहले हुई थी। रात के करीब 2 बजे कोलकाता की सड़कों पर असामान्य सन्नाटा फैला हुआ था। बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी थी और पुराने बिजली के खंभों से टपकता पानी खाली गलियों में गिर रहा था। दूर कहीं पुलिस की गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन शहर का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां लोग उस रात जल्दी सोना नहीं चाहते थे। कुछ मोबाइल स्क्रीन लगातार चमक रही थीं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में तेजी से मैसेजेस घूम रहे थे। कहीं किसी राजनीतिक कार्यकर्ता पर हमले की खबर, कहीं किसी रैली में हिंसा की अफवाह, कहीं किसी महिला प्रोटेस्ट की तस्वीरें। और इन सबके बीच एक सवाल बार बार उभर रहा था। क्या पश्चिम बंगाल फिर उसी रास्ते पर लौट रहा है जहां चुनाव सिर्फ लोकतंत्र नहीं बल्कि डर और ताकत की लड़ाई बन जाता है? 2026 का चुनाव ऑफिशियली शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन बंगाल के अंदर बेचैनी पहले ही फैल चुकी थी। गांवों के अंदर लोग धीरे आवाज में राजनीति पर बात करने लगे थे। चाय की दुकानों पर बैठने वाले बुजुर्ग अचानक चुप हो जाते थे जब कोई आउटसाइडर वहां पहुंचता। रात में कुछ इलाकों में पार्टी के झंडे बदले जा रहे थे और सुबह वही लोग दूसरी पार्टी की रैली में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा राज्य किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा हो। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 2026 से नहीं होती। इसकी शुरुआत कई साल पहले हुई थी, जब पश्चिम बंगाल के अंदर पहली बार यह एहसास पैदा हुआ कि सत्ता सिर्फ सरकार नहीं बदलती, बल्कि लोगों के रिश्ते, डर, सोच और भविष्य भी बदल देती है। 2021 का चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कुल 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता अपने नाम कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों तक पहुंच चुकी थी, जो राज्य में उसका अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक उभार माना गया। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस लगभग पूरी तरह कोलैप्स हो चुके थे। लेकिन इन रिजल्ट्स के कुछ ही घंटों बाद कई जिलों से हिंसा और राजनीतिक टकराव की खबरें आने लगीं। टीवी चैनलों पर बर्निंग विजुअल्स दिखाई देने लगे। कहीं पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़, कहीं घर छोड़कर भागते परिवार, कहीं घायल कार्यकर्ता और कहीं पुलिस की भारी मौजूदगी। भाजपा ने आरोप लगाया कि उसके सपोर्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने जवाब दिया कि ऑपोजिशन बंगाल की छवि खराब करने के लिए एग्जैजरेटेड नैरेटिव बना रहा है। लेकिन इन राजनीतिक बयानों के पीछे एक ऐसी रियलिटी थी जिसे कैमरे पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। डर। गांवों में रहने वाले सामान्य लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किसके सामने क्या बोलना सुरक्षित है। कई जगहों पर लोगों ने खुले में राजनीतिक चर्चा करना कम कर दिया। कुछ परिवारों ने अपने घरों से पार्टी के झंडे हटाने शुरू कर दिए। बंगाल की राजनीति एक बार फिर लोगों की प्राइवेट जिंदगी के अंदर घुसने लगी थी। और इसी समय दिल्ली के अंदर भी एक अलग तरह की तैयारी शुरू हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2021 की हार को सिर्फ एक चुनावी हार की तरह नहीं देखा। पार्टी के अंदर यह समझ बन रही थी कि बंगाल को समझे बिना उसे जीता नहीं जा सकता। विशाल रैलियों और नेशनल वेव के बावजूद सत्ता हाथ से निकल गई थी। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स मानने लगे थे कि बीजेपी ने 2021 में क्राउड साइज को एक्चुअल ग्राउंड कन्वर्जन समझ लिया था। कई क्षेत्रों में लोकल बंगाली लीडरशिप उतनी मजबूत नहीं बन पाई जितनी टीएमसी की थी। बूथ लेवल स्ट्रक्चर भी कई जिलों में कमजोर दिखाई दिया। उधर ममता बनर्जी लगातार अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल को मजबूत करने में लगी थीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि बहुत से लोग उन्हें अब भी स्ट्रीट फाइटर नेता मानते थे। एक ऐसी महिला जिसने डेकेड्स तक बंगाल पॉलिटिक्स में संघर्ष किया। लेकिन लंबे समय तक सत्ता में रहने का असर अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। ग्रामीण इलाकों में स्थानीय नेताओं के खिलाफ शिकायतें बढ़ने लगी थीं। कहीं करप्शन के आरोप, कहीं सरकारी योजनाओं में फेवरेटिज्म की बातें,
कहीं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर नाराजगी और कहीं पॉलिटिकल प्रेशर की फुसफुसाहटें। फिर धीरे धीरे बंगाल की राजनीति में एक नया फेज शुरू हुआ। कोलकाता की अदालतों के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम और टीचर अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्सी ने लाखों युवाओं के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दिया। नौकरी मांगते उम्मीदवार कैमरों के सामने रोते दिखाई देने लगे। ईडी इन्वेस्टिगेशंस, अरेस्ट्स और लगातार कोर्ट हियरिंग्स ने इस इश्यू को नेशनल हेडलाइंस में बनाए रखा। ऑन पोजीशन इसे करप्शन का प्रूफ बता रहा था, जबकि तृणमूल कांग्रेस का कहना था कि एजेंसीज का इस्तेमाल राजनीतिक प्रेशर के लिए किया जा रहा है। लेकिन हालात तब और ज्यादा बदल गए जब एक नाम अचानक पूरे देश में गूंजने लगा। संदेश खाली, उत्तर 24 परगना का यह इलाका अचानक नेशनल हेडलाइंस बन गया। स्थानीय महिलाओं के प्रोटेस्ट्स, हैरेसमेंट एलिगेशंस, जमीन कब्जे के आरोप और राजनीतिक संरक्षण को लेकर उठे सवालों ने बंगाल के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को हिला दिया। गांव की महिलाओं के चेहरे नेशनल टेलीविजन पर दिखाई देने लगे। कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स इसे बंगाल पॉलिटिक्स का इमोशनल टर्निंग पॉइंट मानने लगे। भाजपा ने इस घटना को अग्रेसिवली उठाया। पार्टी ने विमेन सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर और लोकल पॉलिटिकल कंट्रोल को बड़ा मुद्दा बनाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि कई नैरेटिव्स को सेलेक्टिवली एम्प्लीफाई किया जा रहा है और पूरी जांच से पहले पॉलिटिकल कंक्लूजन निकाले जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में असर साफ दिखाई देने लगा था। ग्रामीण महिलाओं के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था, युवा वोटर्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था और सबसे खतरनाक बात, लोगों के अंदर डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा था। इसी बीच कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे राज्य को इमोशनली हिला दिया। डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए, मिडनाइट प्रोटेस्ट्स होने लगे। मेडिकल स्टूडेंट्स, विमेन ग्रुप्स और अर्बन मिडिल क्लास लगातार डेमोन्स्ट्रेशंस करने लगे। सोशल मीडिया पर कैंडल मार्चेस और प्रोटेस्ट विजुअल्स तेजी से फैलने लगे। ऑपोजिशन ने इसे विमेन सेफ्टी और गवर्नेंस फेलियर का बड़ा मुद्दा बनाया, जबकि राज्य सरकार इन्वेस्टिगेशन और फास्ट एक्शन की बात करती रही। लेकिन पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा था। 2025 के मध्य तक आते आते पश्चिम बंगाल की राजनीति का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। कोलकाता अब भी रात में जगमगाता था। ट्राम अब भी धीरे धीरे पुरानी सड़कों पर चलती थी। कॉलेज स्ट्रीट की किताबों की दुकानों पर बहसें अब भी जारी थीं। लेकिन इस सामान्य दिखने वाली तस्वीर के नीचे एक लगातार बढ़ता तनाव छिपा हुआ था। यह तनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह मानसिक था। गांवों में लोग अब ओपनली किसी पार्टी का समर्थन करने से पहले चारों तरफ देखने लगे थे। चाय की दुकानों पर होने वाली चर्चाएं धीमी आवाज में होने लगीं। कई परिवारों के अंदर राजनीतिक मतभेद निजी दुश्मनी में बदलने लगे। बंगाल का वोटर अब सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं देख रहा था, वह अपनी सुरक्षा, अपने भविष्य और अपने सम्मान को भी वोट से जोड़ने लगा था। इसी दौरान कई छोटे बड़े पॉलिटिकल क्लैश और मर्डर्स ने माहौल को और भयावह बना दिया। कभी किसी भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की खबर सामने आती तो कुछ दिनों बाद किसी तृणमूल समर्थक पर हमले की सूचना फैल जाती। हर इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट जाता। हैशटैग्स ट्रेंड होने लगते, इमोशनल वीडियो सर्कुलेट होने लगते। दोनों पार्टियां खुद को विक्टिम और दूसरी पार्टी को अग्रेसर साबित करने में जुट जाती। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा असुरक्षित वही लोग महसूस कर रहे थे जो किसी पॉलिटिकल नेटवर्क का हिस्सा नहीं थे। बीरभूम हिंसा, पंचायत चुनावों के दौरान क्लैशेस, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ते तनाव और कुछ धार्मिक जुलूसों के दौरान हुई झड़पों ने राज्य की इमेज को धीरे धीरे प्रभावित करना शुरू कर दिया था। नेशनल मीडिया अब बंगाल को सिर्फ कल्चरल स्टेट की तरह नहीं दिखा रहा था, बल्कि उसे पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी के सिंबल की तरह डिस्कस किया जाने लगा था। यही वह समय था जब भाजपा ने अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल दिया।
2021 में जहां पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई थी, वहीं 2026 की तैयारी में उसका पूरा फोकस बूथ लेवल एक्सपेंशन पर था। लोकल बंगाली फेसेस को ज्यादा प्रोमिनेंस दी जा रही थी, विमेन आउटरीच कैंपेन्स बढ़ाए जा रहे थे। पार्टी यह समझ चुकी थी कि बंगाल का वोटर सिर्फ नेशनल नैरेटिव से प्रभावित नहीं होता, उसे लोकल इमोशनल कनेक्शन चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि टीएमसी कमजोर हो चुकी थी। असल में ममता बनर्जी अब भी बंगाल पॉलिटिक्स की सबसे पावरफुल इमोशनल फिगर थीं। ग्रामीण महिलाओं के बीच उनका इन्फ्लुएंस गहरा था। लक्ष्मीर भंडार जैसी वेलफेयर स्कीम्स का असर वास्तविक था। कई गरीब परिवारों को लगता था कि राज्य सरकार ने उन्हें डायरेक्ट सपोर्ट दिया है। यही वजह थी कि एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद चुनाव कंप्लीटली वन साइडेड नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन टीएमसी की सबसे बड़ी समस्या ऑपोजिशन नहीं थी, समस्या थी परसेप्शन। लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं की इमेज अरोगेंट होती जा रही थी। कई जिलों में लोगों को लगने लगा कि लोकल कैडर स्ट्रक्चर जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ऑपोजिशन लगातार यही नैरेटिव बना रही थी कि बंगाल में पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी कमजोर हो रही है। और फिर 2026 के चुनाव से कुछ महीने पहले एक ऐसी चीज होने लगी जिसने पूरी पॉलिटिकल कैलकुलेशन बदल दी। साइलेंट वोटर्स, ओपिनियन पोल्स कुछ कह रहे थे, रैलीज कुछ और दिखा रही थीं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स के अंदर एक हिडन शिफ्ट दिखाई देने लगा। खासकर अर्बन मिडिल क्लास, फर्स्ट टाइम वोटर्स और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ इलाकों में बीजेपी क्वाइटली सपोर्ट गेन करती दिखाई देने लगी। यह सपोर्ट हमेशा ओपनली दिखाई नहीं देता था, क्योंकि बंगाल की राजनीति में पब्लिक एक्सप्रेशन और प्राइवेट वोटिंग कई बार अलग चीजें होती हैं। फिर इलेक्शन कैंपेन का आखिरी फेज शुरू हुआ। कोलकाता में ममता बनर्जी की रैलीज अब भी मैसिव क्राउड्स खींच रही थीं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सभाओं में परिवर्तन और डेवलपमेंट को एग्रेसिवली पुश किया जा रहा था। बीजेपी का पूरा कैंपेन इस बार एक लाइन पर टिक चुका था, डर से बाहर निकलने का समय आ गया है। और शायद पहली बार बंगाल के अंदर एक बड़ा वर्ग इस लाइन को सीरियसली सुनने लगा था। मार्च 2026। पश्चिम बंगाल अब चुनावी राज्य नहीं रहा था, वह एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन चुका था। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना टेंशन था, हर रैली के पीछे हिडन कैलकुलेशंस चल रही थीं, हर स्पीच के पीछे इमोशनल इंजीनियरिंग काम कर रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन था आम वोटर, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि इस बार परिणाम सिर्फ सरकार नहीं बदल सकता, बल्कि बंगाल की पॉलिटिकल डायरेक्शन भी बदल सकता है। फिर वोटिंग फेज शुरू हुआ। सुबह से ही पोलिंग बूथ्स के बाहर लंबी लाइनें दिखाई देने लगीं। सिक्योरिटी फोर्सेस सेंसिटिव इलाकों में तैनात थीं। कुछ जगहों से क्लैशेस और कंप्लेंट्स की खबरें आईं, लेकिन ओवरऑल एटमॉस्फेयर 2021 की तुलना में कंपैरेटिवली ज्यादा कंट्रोल्ड दिखाई दे रहा था। फिर भी टेंशन खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि असली लड़ाई अब काउंटिंग डे पर आने वाली थी। 4 मई 2026 सुबह के 8 बजे कोलकाता के पॉलिटिकल ऑफिसेस के अंदर टीवी स्क्रीन्स चालू हो चुकी थीं। शुरुआती ट्रेंड्स आने शुरू हुए और पहले 1 घंटे तक तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बंगाल की इलेक्टरल मैप बदलने लगी। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी अनएक्सपेक्टेडली बड़ी बढ़त लेती दिखाई देने लगी। अर्बन सीट्स पर मिडिल क्लास वोट शिफ्ट करता दिखा। कई रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विमेन वोट स्प्लिट होने के संकेत मिलने लगे। टीएमसी हेडक्वार्टर्स के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। भाजपा ऑफिसेज में कंट्रोल्ड एक्साइटमेंट दिखाई देने लगी। दोपहर तक ट्रेंड्स अब काफी हद तक क्लियर होने लगे थे। इलेक्शन ट्रैकिंग डेटा और मल्टीपल काउंटिंग सेंटर्स से आने वाली रिपोर्ट्स ये संकेत देने लगीं कि भारतीय जनता पार्टी 200 के पार जाती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 80 से 90 सीटों के बीच सिमटती नजर आ रही है। शाम होते होते तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी लगभग 207 से 208 सीटों के आसपास पहुंचती दिखाई दी, जबकि टीएमसी करीब 80 से 81 सीटों तक सिमट गई।
बाकी सीटें लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के हिस्से जाती दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार सिर्फ सत्ता के बेहद करीब नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुकी थी। लेकिन यह जीत सिर्फ बीजेपी की स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं आई थी। यह जीत कई चीजों का कंबाइंड रिजल्ट थी। 2021 की गलतियों से सीखा गया सबक, टीएमसी के खिलाफ बढ़ती लोकल फ्रस्ट्रेशन, करप्शन कंट्रोवर्सीज, संदेशखाली जैसी घटनाओं का इमोशनल इंपैक्ट, आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस के बाद विमेन सेफ्टी डिबेट, साइलेंट वोटर्स, यूथ हैंगर, विमेन वोट स्प्लिट और सबसे ज्यादा बदलाव की इच्छा। लेकिन बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई अभी भी वही थी, यहां कोई जीत स्थायी नहीं होती, क्योंकि इस राज्य में जनता नेताओं को सत्ता देती जरूर है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं।